It's always a privilege to have you for this session. Good morning, sir. And let's doubt that people have you have answers to most of them. So it's always a privilege to have you for this session. It's not a waste of time, sir. It's over to you. Please, sir. Okay, thank you. Yes, sir. I am audible to all the officers. My voice Recording is in progress. my voice is clear to all of you. Yes, sir. Okay, thank you. Now, this class is with regard to election petition. Before starting the legal provisions and discussing on that, I would like to know from you that have you conducted any election petition or not? Any one of you have conducted? Have you? Your voice is not clear, sir. I think it is problem of the system. It is not in my system fault. Perhaps the academy may be requested to correct because some operator must be there. आवाज ठीक जा रही है? हेलो हेलो जी सर आ रही है सर। जी सर आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। आप ये बताइए कि आप लोग एज ए मुंसिफ अभी तक कोई इलेक्शन पिटीशन डिसाइड किए हैं या आपके यहाँ केस है अभी कि नहीं है? आप लोगों को इलेक्शन पिटीशन करने का मौका मिला है? कोई एक ऑफिसर बताएं जो किए हों या जिनके पास अभी कुछ केस पेंडिंग हो। अगर आप लोग का अनुभव होगा, आपके यहाँ केस पेंडिंग है? पेंडिंग है, अभी ये स्टार्ट नहीं किए हैं उसमें? स्टेज पे है और कोरोना काल जब आया तो वकील साहब ने पैरवी करना छोड़ दिए और एज इट इज पड़ा हुआ अभी तक। तो वो आपके ज्वाइन करने से पहले से वो हियरिंग कंक्लूडेड था? आपको आर्गुमेंट सुनना है? लगभग सर कंक्लूड है, अगर वो पैरवी करते हैं तो सर उसमें जजमेंट कर सकते हैं। आर्गुमेंट सुना गया है कि नहीं? अपनी हट है सर, लगभग सुन लिया है। आर्गुमेंट सुन लिया गया है, आपके द्वारा सुना गया है? जी सर, जी सर। अच्छा, आपके अलावा है, सिर्फ एक पार्टी का बाकी है थोड़ा सा। ये कहाँ का है? कहाँ आप हैं पोस्टेड? कहाँ? शिवहर का। तो वहाँ तो पिछले पंचायत चुनाव का ही मैटर होगा, अब दूसरा पंचायत चुनाव भी आ गया। आपके अलावा और कोई ऑफिसर है जिनके पास है? इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ थोड़ा अनुभव होगा तो आपने क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशन फेस किया है या किस पॉइंट पर क्लैरिटी नहीं है, उससे बात करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को पूरा अनुभव नहीं या कुछ अनुभव नहीं है तो कुछ बेसिक एंड फंडामेंटल्स जो जानना जरूरी है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपके अलावे शिवहर में जो मुंसिफ साहब हैं उनके अलावे और आप लोगों में से कोई अभी तक केस किए हैं कि नहीं, इसका अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। नहीं सर, अभी तो नहीं किए। नहीं किए, अब ठीक है। देखिए, इलेक्शन का आपका ये तो आपको मालूम है, यू आर मुंसिफ, तो आपको जुडिक्शन कहाँ मिलता है एज ए मुंसिफ? तो जुडिक्शन आपको बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट एक्ट से मिलता है। आप आवाज आ रही है, कुछ कोई बात कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं?
आपस में बात नहीं करें, आप अपना सब ऑडियो म्यूट कर लें, ऑडियो म्यूट कर लें। और अगर आपको कुछ सवाल पूछना होगा हम अपॉर्चुनिटी देंगे, उस समय आप वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर सकते हैं। तो मुंसिफ का जुरिडिक्शन बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट एक्ट से डेराइव होता है और प्रोसीजियर सीपीसी का फॉलो होता है, सूट या प्रोसीडिंग्स वगैरह जो है आप सभी जानते हैं। और आप सभी को सिविल ट्रायल करने का पूरा अनुभव है। बाई नाउ आप मुंसिफ हैं तो बहुत सारे केस आप कंडक्ट किए होंगे, आपको उसकी जानकारी है। हम सिर्फ ये कोरिलेट करना चाहते हैं कि सीपीसी में या बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट एक्ट के तहत कहीं भी प्रावधान नहीं है कि सिविल कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तरफ फंक्शन कर सकता है। तो चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल आपको बनाया गया, तो इसका मतलब यह है कि आपको अलग से ये पावर दिया गया। तो आप जानते हैं जैसे कि मजिस्ट्रेट भी आप रह चुके हैं, फर्स्ट क्लास का पावर, सेकंड क्लास का पावर, या कोई खास एक्ट के अंदर, स्पेशल एक्ट के अंदर जो पावर दिया जाता है। कुछ प्रावधान ऐसा है जिसमें कि हाई कोर्ट देती है, नोटिफाई करती है, जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में कुछ प्रावधान है जो गवर्नमेंट देती है अंडर डिफरेंट एक्ट्स, और कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स में प्रोविजन होता है। तो इसके लिए प्रोविजन बना दिया गया ग्राम पंचायत राज एक्ट। ये ग्राम पंचायत राज एक्ट जो है बहुत पुराना है, 1947 में पहला एक्ट था। माने जब आज़ादी का चल रहा था कार्यक्रम और संविधान सभा बन रही थी, उसी क्रम में स्टेट लेजिस्लेचर ने 1947 में बनाया। जैसे जैसे आवश्यकताएं हुई और ग्राम पंचायती राज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था उसको विचार करते हुए ये स्टेट का ऑब्लिगेशन था, इसलिए 91 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर 93 में एक्ट बना, वो एक्ट डिलीट हो गया। फिर उसके बाद ये 2006 में बना, जिस एक्ट के तहत आप अभी काम कर रहे हैं। तो ये एक्ट बना बिहार ग्राम पंचायत राज एक्ट 2006। उसमें एक प्रोविजन बना दिया गया, वो प्रोविजन बना दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। तो आपको एज ए मुंसिफ, चूंकि 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था हुई है जिसमें पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर चुनाव अलग अलग पदाधिकारियों को होता है। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल जो बनाया गया, मुंसिफ को बना दिया गया ट्रिब्यूनल और सब जज को बना दिया गया। तो आज हम मुंसिफ से रिलेटेड प्रावधान के बारे में जिक्र करेंगे। ये अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करेंगे। इसके लिए पंचायत राज एक्ट में कोई बिहार सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इप्सो फैक्टो या कह सकते हैं एक्स ऑफिसियो, अगर आप मुंसिफ हैं तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो गए अंडर दी ग्राम पंचायत राज एक्ट। ग्राम पंचायत राज एक्ट के तहत आप हो गए। आधा 1 घंटा देंगे, जब तक सेटिंग हो जाएगा तब बुलेट पन्ना होगा। पन्ना वही यार मुड़ा हुआ नहीं, बड़ा पन्ना, एक पूरा पेज। तो आप लोग के पास अभी बुक है, सब बुक निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो हम सेक्शन रेफर करेंगे। ग्राम पंचायत राज एक्ट आप लोग सभी निकाल लें। इसमें भी कई अमेंडमेंट हुए हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है 2015 का है, ग्राम पंचायत राज एक्ट 2006। सेक्शन 137,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम कहना चाह रहे हैं। सेक्शन 137 के हिसाब से बिहार राज्य में जितने मुंसिफ हैं सभी स्वतः, उनको जैसे ही मुंसिफ का पद मिला तो इस एक्ट के तहत वह स्वतः इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो गए पंचायत इलेक्शन के लिए। तो पंचायत में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच वगैरह जो भी पंचायत के अंदर पदाधिकारी होते हैं, उनके चुनाव को अगर चुनौती देना है तो वो उसके लिए आप सक्षम न्यायालय के रूप में पहचाने गए हैं। आपको इस सेक्शन 137 के अंतर्गत इम्पावर अलग से नहीं किया गया है। एज ए मुंसिफ आपको सिविल सूट ट्राई करने का अधिकार है, तो इलेक्शन पिटीशन भी आपके यहाँ ही लाई करेगा। इसीलिए क्लियर प्रोविजन बना दिया गया 137 में, द इलेक्शन टू एनी ऑफिस ऑफ ए पंचायत और ए ग्राम कचहरी shall not be called in question except by an election petition as prescribed। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है पंचायत के इलेक्शन से संबंधित, उसको कहीं दूसरा फोरम नहीं है सिवाय इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के लिए। अब इलेक्शन पिटीशन कहाँ फाइल होगा, तो प्रोविजो में दिया हो, प्रोवाइडेड दैट इफ एन इलेक्शन टू एनी ऑफिस ऑफ ए ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी इज अंडर डिस्प्यूट, द इलेक्शन पिटीशन शैल लाई, वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है शैल लाई बिफोर सच मुंसिफ विद इन हुज जुडिक्शन सच ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी इज सिचुएटेड, and if the election to any office of panchayat samiti or to a jila parishad is under dispute, the election petition shall be before such sub judge within whose jurisdiction such panchayat samiti or jila parishad as the case may be situated। ये ऑटोमेटिक वेस्टिंग ऑफ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल है, ये अलग से है। ये बाई यू आर functioning as an election tribunal by virtue of the statute itself. There is no need to confer additional power as an election tribunal by or under this act or any other act। तो इसलिए जैसे ही आप मुंसिफ हुए उसी तरह से ये स्वतः आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए 137 में ये प्रावधान बना दिया गया। अब इससे दो इम्पोर्टेंस पता चलता है, मुंसिफ भी ट्रिब्यूनल के रूप में फंक्शन करते हैं और सब जज भी करते हैं, तो दोनों का एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग अलग हो गया। ग्राम पंचायत से संबंधित अगर होगा मीन्स मुखिया, सरपंच या वार्ड मेंबर या ग्राम कचहरी के मेंबर, ये सब के बारे में अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो मुंसिफ सुनेंगे। और अगर जिला परिषद का होगा, जिला परिषद के पदाधिकारियों का होगा जिला स्तर पर, तो सब जज सुनेंगे। आप आवाज कुछ आ रही है, आप बात कर रहे हैं, आप अपना ऑडियो ऑफ कर ले, फिर और इको होगा, डिस्टरबेंस होगा। दूसरी बात यह है कि जब एज ए मुंसिफ, तो आपको ये मालूम है कि एज ए मुंसिफ आपको क्या जुडिक्शन है। तो मुंसिफ का जुडिक्शन बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट में है और सब जज का भी जुडिक्शन उसी में दिया हुआ है। तो आपके पास दो तरह का जुडिक्शन है, एक टेरिटोरियल जुडिक्शन, एक पिक्यूनरी जुडिक्शन। तो सिविल सूट के लिए दोनों आपका देखा जाएगा। इलेक्शन पिटीशन के लिए वो जुडिक्शन, यहाँ पर पिक्यूनरी कोई सवाल नहीं, पिक्यूनरी मैटर्स इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए आपका टेरिटोरियल जुडिक्शन देखा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हैं या सब डिविजनल हेडक्वार्टर में हैं, जहाँ भी आप हैं, तो आपको मालूम है कि आपका टेरिटोरियल जुडिक्शन मीन्स ज्योग्राफिकल एरिया जो आपके अंतर्गत आता है फॉर डिसाइडिंग सिविल डिस्प्यूट्स, उस एरिया के अंतर्गत अगर किसी पंचायत का इलेक्शन डिस्प्यूट है तो उस पर आपका जुडिक्शन है। हो सकता है आपके
जुडिक्शन में एक ही पंचायत हो। ये भी हो सकता है कि आपके जुडिक्शन में दैट फिजिकल एरिया में 2 पंचायत का भी आपका हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक पंचायत का कुछ पोर्शन आता हो और दूसरे पंचायत का कुछ पोर्शन आता हो, टोटल एक ही पंचायत का न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ भी जिस पंचायत का थोड़ा सा भी आपका जुडिक्शन होगा वहाँ का डिस्प्यूट आप सुन सकते हैं। ये सेक्शन 137 से पता चलता है। और मुंसिफ और सब जज का जुडिक्शन अलग अलग आप देख चुके। अब उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट चीज, आप 137 याद रखिए। 137 के हिसाब से यू आर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाय वर्च्यू ऑफ your appointment as a munsif, as well as the statutory provision contained in section 137 of the ग्राम पंचायत राज एक्ट। तो आपका कंस्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल समझ गए और जुडिक्शन मतलब टेरिटोरियल जुडिक्शन भी आप समझ गए। अब उसके आगे इम्पोर्टेंट जो मैटर है वह कौन पार्टी होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन पिटीशन में हु आर दी नेसेसरी पार्टीज। आप बहुत बार देखेंगे कि बहुत लोग इलेक्शन कमिश्नर को, चूंकि आप जानते हैं ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पंचायत चुनाव के अलावे और तरह तरह के चुनाव होते हैं। विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, इस तरह का चुनाव होता है जिसके बारे में प्रावधान संविधान के अतिरिक्त एक अलग एक्ट है जिसका नाम है पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, उस एक्ट के तहत होता है। उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत तरह के हैं, उसमें भी चुनाव होता है, तो उसका अलग उसकी प्रक्रिया उसमें बनी हुई है। फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, म्युनिसिपल एक्ट के तहत भी चुनाव होता है, तो उसका भी अलग अलग प्रावधान बना हुआ है। तो सभी इलेक्शन, खास करके जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का होता है, उसका हेड होता है बिहार स्टेट में इलेक्शन कमीशन। उस कमीशन में सिंगल कमीशन मेंबर भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका हेड होता है। तो बहुत से लोग पंचायत इलेक्शन में भी इलेक्शन कमिश्नर को भी बना देते हैं पार्टी, रिटर्निंग ऑफिसर को भी बना देते हैं पार्टी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी बना देते हैं पार्टी। दे आर नॉट नेसेसरी पार्टी। और उन लोग को अगर पार्टी बनाएंगे तो एक प्रॉब्लम खड़ा होगा, अननेसेसरी उन लोग का ये इसमें इन्वॉल्वमेंट होने से स्टेट का कॉस्ट बढ़ेगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा उन लोग के अपीयरेंस में और उन लोग के रिटन स्टेटमेंट वगैरह देने के लिए, और जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। वो एक्सेप्शनल केस में तभी हो सकता है जब कोई कैंडिडेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर करप्ट प्रैक्टिस का एलिगेशन लाता हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर। तो आप जानते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, while he is holding criminal power, he is called district magistrate, and he as a revenue head और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाता है। तो कलेक्टर ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो कोई भी हो सकता है। तो उन लोग को पार्टी बनाने की आवश्यकता है, तो अननेसेसरी पार्टी बनाने का जरूरत नहीं है। तब क्वेश्चन आता है कि किसको पार्टी बनाया जाए। तो जो कैंडिडेट इलेक्शन में, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, एक ही पोस्ट के लिए 10, 20, 50, 100 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अगर किसी एक कैंडिडेट का, जनरली इलेक्शन जो चैलेंज होता है वो विनिंग कैंडिडेट का होता है, जिसको रिटर्निंग कैंडिडेट बोलते हैं। तो जो कैंडिडेट एग्रीव्ड है उसको भी अधिकार है, और प्लस जो वोटर है उसको भी अधिकार है, उसको भी कॉज ऑफ एक्शन है
वो भी चैलेंज कर सकता है कि ये मुखिया जो है या सरपंच चुनाव जीत गया है बाई एडॉप्टिंग करप्ट प्रैक्टिस, और उसको वो नहीं चाहता है कि चुन करके आए, और वो वोटर है और उसने वोटर दिया, उसके अपोनेंट कैंडिडेट को वोट दिया, तो उसको भी अधिकार है ट्राइब्यूनल में आकर के इलेक्शन को चैलेंज करने का। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कैंडिडेट का इलेक्शन का रिजल्ट ट्राइब्यूनल में कोई व्यक्ति चैलेंज करता है, या तो वो डिफीटेड कैंडिडेट हो या वहाँ का वोटर हो, एक ही कंडीशन है कि उसी पंचायत का वो होना चाहिए, दूसरे पंचायत को कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। यहाँ तक की लॉ है कि दूसरे पंचायत का व्यक्ति वहाँ का वोटर भी नहीं बन सकता और न वहाँ वोट दे सकता है, न कैंडिडेट हो सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन में आता है, आगे बताएंगे आप। अगर एक पर्टिकुलर पंचायत में इलेक्शन हो रहा है और उस पंचायत के बाहर के व्यक्ति जो दूसरे पंचायत के रहने वाले हैं, अगर वो चाहें कि हम यहाँ नॉमिनेशन देंगे तो उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सा केसेस मिला है, लोग इस पर ध्यान नहीं दिए हैं, नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद इलेक्शन भी कंटेस्ट हो गया, इलेक्शन भी कंटेस्ट होने के बाद वो मैटर ट्राइब्यूनल में भी चैलेंज हो गया, ट्राइब्यूनल का भी ऑर्डर आ गया, और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर आने के बाद फिर रिट जुडिक्शन में हाईकोर्ट, चूंकि इसका कोई अपील वगैरह नहीं होता, तो ये डायरेक्ट रिट जुडिक्शन में हाईकोर्ट आता है। तो रिट जुडिक्शन में जाकर के ये डिटेक्ट हुआ तो वो कैंडिडेचर उसका समाप्त कर दिया गया, उसका इलेक्शन सेटिस्फाइड हो गया, वो डिस्क्वालिफिकेशन में आता है। तो इलेक्शन पिटीशन में दो मुख्य बातें हैं, एक होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच गोज टू द रूट ऑफ द मैटर। वो एक ही डिस्क्वालिफिकेशन अगर है और डिटेक्ट हो गया तो पूरा रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा। दूसरा होता है करप्ट प्रैक्टिस, वो सब के बारे में इसमें प्रावधान लिखा हुआ है, और जो प्रावधान इस एक्ट में नहीं है, ग्राम पंचायत राज एक्ट में नहीं है, उसके लिए फिर रूल्स बनाया गया है। क्योंकि स्टैच्यूट में, हर स्टैच्यूट में ये पावर दिया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर स्टैच्यूटरी दिया हुआ है कि रूल फ्रेम कर सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने फ्रेम किया है बिहार पंचायत इलेक्शन रूल 2006। तो ये रूल्स और एक्ट दोनों के प्रावधान की आवश्यकता पड़ेगी आपको इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रूप में फंक्शन करने की। सब के बारे में एक बेसिक कंसेप्शन होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन पार्टी है या कौन पार्टी होना चाहिए। अगर नया पिटीशन फाइल हुआ आपके यहाँ, अगर पहले से पिटीशन फाइल है और एमिट्स हियरिंग आपके यहाँ आ गया, तो आप उसको डिटेक्ट करेंगे। तो जो नेसेसरी पार्टी है, अगर वो पार्टी नहीं है तो इसी ग्राउंड पर वो केस इलेक्शन पिटीशन नॉट मेंटेनेबल होगा और वो डिसमिस हो जाएगा कि नेसेसरी पार्टी इसमें नहीं है। या तो उसको मौका दिया जाएगा, अगर वैसा सिचुएशन है, अर्ली पीरियड में डिटेक्ट हो गया है तो मौका दिया जाएगा कि पार्टी बनाइए। अगर लेटर पार्ट में आर्गुमेंट के स्टेज में पता चला है पार्टी नहीं है और जजमेंट के टाइम में आप डिटेक्ट अगर करते हैं तो उस ग्राउंड पर वो नॉट मेंटेनेबल हो जाएगा, क्योंकि अब्सेंस ऑफ अफेक्टेड कैंडिडेट। तो इसका सीधा सिद्धांत ये है कि अगर कोई इलेक्शन चैलेंज होता है और कहता है कि ये इलेक्शन है जो वॉइड है ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड इन द एक्ट, एक्ट में बहुत सारा ग्राउंड है जिसके आधार में कहता है, और वो इफेक्ट करता है सभी कैंडिडेट को, जितने कैंडिडेट है, या किसी एक को करता है जो रिटर्न कैंडिडेट है, तो सभी को पार्टी बनाना। और अगर सिर्फ एक कैंडिडेट के अगेंस्ट में चैलेंज किया गया है और एक ही का कैंडिडेट का अगर इफेक्ट होता है उसका, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलीफ क्लेम्ड बाय द इलेक्शन पिटिशनर। तो जिसका इलेक्शन पिटिशन में जैसा प्रेयर है उस हिसाब से पार्टी बनाना पड़ेगा। सिद्धांत है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि no court shall pass any order against any party unless
such party has been given an opportunity of being heard. इसको लैटिन में कहते हैं ऑडी एल्टम पैटम। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। उसके आधार पर भी अगर कोई रिलीफ इलेक्शन पिटीशन में मांगा गया है और उस रिलीफ से जो पार्टी अफेक्ट होगा उसको पार्टी नहीं बनाया गया है तो इलेक्शन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया जाएगा तो वो ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है। तो हर हालत में जो अफेक्टेड पार्टी है जिसके अगेंस्ट में इलेक्शन पिटीशन में रिलीफ मांगा गया है उसको पार्टी बनाना जरूरी है। अब दो तरह का पिटीशन होता है। एक होता है कि रिटर्न कैंडिडेट का इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया जाए ऑन दीज ग्राउंड्स, और दूसरा होता है कि उसका सेटिसाइड कर दिया जाए, वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, सेटिसाइड कर दिया जाए और हमको विनर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए। या अगर कोई वोटर चैलेंज किया है तो वो कह सकता है कि ए का इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया जाए और बी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ऐसे स्थिति में सभी कैंडिडेट्स जो हैं जहां पर डिक्लेरेशन का होगा कि हमको डिक्लेयर कर दिया जाए तो हाँ जितने कैंडिडेट हैं, अगर 100 कैंडिडेट हैं उनको एक भी वोट आया हो, ऑल आर नेसेसरी पार्टी, क्योंकि उनके उससे वो भी अफेक्ट होगा। बाद में अगर वो पार्टी नहीं रहेगा तो फिर वो भी चैलेंज कर सकता है। तो इसे रेकरिंग कॉज ऑफ एक्शन हर कैंडिडेट को होगा तो कंटिन्यूअस लिटिगेशन बढ़ते चला जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, इसलिए नेसेसरी पार्टी बना दिया गया। तो जहां पर सिंगल प्रेयर है कि इलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट वी सेट असाइड और डिक्लेयर वॉइड ऑन दीज ग्राउंड्स, वहां पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट और उससे अदर कैंडिडेट का इलेक्शन इफेक्ट नहीं होता है। अगर अदर कैंडिडेट का इफेक्ट नहीं होता है तब एक कैंडिडेट ही रहेगा उसमें अपोजिट पार्टी, और अगर सभी का रिजल्ट पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तब होगा। तो सभी का वैसे केस में इम्पैक्ट पड़ता है जिसमें कि पिटिशनर कहता है कि इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए अमुक व्यक्ति का जो अपोजिट पार्टी है इलेक्शन पिटिशन में, और हमको रिटर्न कैंडिडेट के रूप में, विनिंग कैंडिडेट के रूप में हमको डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ऐसे स्थिति में सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट थे जो कंटेस्ट किए उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जब भी चैलेंज होता है इलेक्शन पिटिशन में तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के अगेंस्ट में पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है। अगर सपोज कर लिए एक ही कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए भी कंटेस्ट किया है, एक ही पंचायत में एक ही कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए भी कंटेस्ट किया है, क्योंकि ऐसा कोई बार नहीं है, तो दोनों पोस्ट में जो अफेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी उसके लिए नेसेसरी पार्टी बन जाएंगे। दूसरी बात यह है नेसेसरी पार्टी के लिए कि अगर कोई कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ है दूसरे कैंडिडेट के द्वारा, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस का एलिगेशन उस कैंडिडेट के अलावे और दूसरे कैंडिडेट के ऊपर है, या जो कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है उसका एजेंट ने करप्ट प्रैक्टिस किया है, तो उस एजेंट को भी पार्टी पी, चूंकि एलिगेशन उसके ऊपर आवेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप लोग ने सीपीसी में देखा होगा प्लीडिंग्स, जिसमें कि प्लेंट और डब्ल्यूएस आता है, तो जहां पर कोई फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन वगैरह ये सब का प्लीडिंग होता है तो उसके लिए स्पेसिफिकली उसका जितना भी इंग्रेडिएंट है वो सब प्लीड करना जरूरी है। आप सीपीसी में इसका प्रोविजन देख लो, तो उसको बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंडा, लैटिन में फैक्टम प्रोबेंडा, मतलब वैसा फैक्ट
are required to be proved must be pleaded in the pleading. इसीलिए आप ऑर्डिनरली आप लोग सभी जानते हैं कि वेरियंस बिटवीन प्लीडिंग एंड प्रूफ इज नॉट एडमिसिबल। मीन्स क्या है कि अगर कोई फैक्ट प्लेंट में प्लीडेड है और उस फैक्ट के सपोर्ट में एविडेंस नहीं है तो वो प्लीडिंग विल नॉट टेक प्लेस ऑफ एविडेंस, तो उसको आप देख नहीं सकते और उस पर रिलाई करने की तो बात ही नहीं है, आप उसको कंसीडर भी नहीं कर सकते, दैट बिकम्स आउट ऑफ कंसिडरेशन। उसी तरह से अगर कोई एविडेंस आपके सामने आ गया किसी सिविल ट्रायल में और उसका फाउंडेशनल फैक्ट जो है प्लीडेड नहीं है प्लीडिंग में, या तो प्लेंट हो या WS हो, तो वो एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। इसीलिए प्रिंसिपल जो इवॉल्व हुआ वेरियंस बिटवीन प्लीडिंग एंड प्रूफ इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट रिलायबल, नॉट लीगली entertainable. Similar position is also in the case of election petition. Election petition में यद्यपि कि एक पिटीशन है, आप सभी जानते हैं कि प्लेंट में और पिटीशन में फर्क होता है। पिटीशन में कोई फॉर्मेट नहीं है और उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा कि प्लेंट में है। पिटीशन में किसी पदाधिकारी को भी पिटीशन दिया जा सकता है, कोई जरूरी है कि वो पिटीशन कोर्ट में ही दिया गया हो, किसी भी पदाधिकारी के सामने किसी भी कार्य के लिए दिया जा सकता है पिटीशन। तो उस पिटीशन में कुछ फैक्ट रहेगा और उसका प्रेयर रहेगा, ये पिटीशन हो गया। लेकिन अगर हम उसको कहेंगे कि ये प्लेंट है तो प्लेंट के हिसाब से जो प्रावधान है ऑर्डर 6 में प्लेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है सीपीसी में वो सब होना चाहिए उसमें, जैसे कि नेम ऑफ पार्टीज होना चाहिए, दोनों पार्टीज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स का फुल एड्रेस होना चाहिए, उसके अलावा फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होना चाहिए जिसके आधार पर प्लेंटिफ रिलीफ मांग रहा है। तीसरा होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। चौथा होना चाहिए रिलीफ क्या है, रिलीफ उसका। पांचवा अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो प्रॉपर्टी का पूरा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया अगर है तब उसको प्लेंट माना जाएगा और प्लेंट के आधार पर ही सूट फाइल होता है। आप ऑर्डर 4 सीपीसी में देखेंगे और सेक्शन 16 सीपीसी में देखेंगे तो सूट इज फाइल्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। फिर अलग अलग प्रावधान है कि इट इज टू बी फाइल्ड विद इन द कोर्ट ऑफ कंपीटेंट जुडिक्शन ऑफ लोएस्ट ग्रेड। तो जो जो प्लीडिंग्स का सिद्धांत सीपीसी में है वो सभी सिद्धांत ये इलेक्शन पिटीशन में लागू होता है। इट इज जस्ट लाइक इसका प्रोसीजर सीपीसी का है, इट इज जस्ट लाइक ए सिविल सूट। तो प्लीडिंग्स का जो क्राइटेरिया है सेम क्राइटेरिया, हालांकि ये पिटीशन कहलाता है बट इट मस्ट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया ऑफ प्लीडिंग्स एज डिस्क्राइब इन ऑर्डर 6 सीपीसी। तो सीपीसी के हिसाब से ये इतना रिक्वायरमेंट रहता है। इलेक्शन पिटीशन में भी चाहिए पिटीशनर का नाम पता पूरा, अपोजिट पार्टी जो है उसका पूरा नाम और पता, फैक्चुअल फाउंडेशन चाहिए कि किस आधार पर वो इलेक्शन सेट असाइड कराना चाहता है या वॉइड डिक्लेयर कराना चाहता है, वो फैक्ट्स प्लीडेड होना चाहिए। उसका रिलीफ में क्लैरिटी होना चाहिए प्रेयर में कि हम क्या चाहते हैं, डिक्लेरेशन चाहते हैं, सेट असाइड करना चाहते हैं, हम अपने बारे में डिक्लेयर करना चाह रहे हैं क्या, ये सब। तो ऑलमोस्ट इट इज जस्ट लाइक ए प्लेंट बट इट कैनॉट बी कॉल्ड ए प्लेंट बिकॉज देयर इज tribunal is not a court just like civil court but tribunal has been vested with all the powers of civil court। ये फर्क समझिए। और ट्राइब्यूनल को बहुत सारा डिसीजन है और इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्यूनल हैं, सैकड़ों एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि सैकड़ों तरह के ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं। जनरल ट्राइब्यूनल के बारे में लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड कर दिया है कि ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट। वो कोर्ट जो हम लोग सिविल कोर्ट समझते हैं, जो जुडिशियल कोर्ट है या सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, उसका जो पैरामीटर्स है उसके अंतर्गत कोई ट्राइब्यूनल नहीं आता है। तो ट्राइब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट,
ये हुआ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। बट so far as election tribunal is concerned, it has got all the power and jurisdiction of a civil court while deciding the election dispute under the ग्राम पंचायत राज एक्ट। तो आप ट्राइब्यूनल हैं, आप एज ए मुंसिफ आप वहां पर डिजिग्नेशन में आप लिख सकते हैं मुंसिफ सह इलेक्शन ट्राइब्यूनल, या सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल आप लिख सकते हैं और दस्तखत कर सकते हैं अपने डिजिग्नेशन में। मुंसिफ लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये अंडरस्टूड है। लेकिन अगर सिर्फ आप मुंसिफ लिखते हैं तो भी कोई गलती नहीं है, इसलिए कि 137 के हिसाब से मुंसिफ का स्वतः मतलब हो गया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंसिफ ही है। तो ये आप लोग समझ गए। तो 137 की व्याख्या इतना ही हुई। अब आइए सेक्शन 137। ये 137 के बाद 138 आपको हम शुरू में बता चुके हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अलावे मीन्स आपके यहाँ मुंसिफ के यहाँ पिटीशन देने के अलावे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिससे कि इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज किया जा सके। अगर कभी कभी ऐसा देखा गया है, जाने अनजाने में किसी कारण से लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट भी फाइल कर देते थे पहले। अब बहुत सारा जजमेंट आ गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, तो रिट नहीं होता। और आप ही जानते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जैसे कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, जिसमें कि एमएलए एमपी सबका चुनाव चैलेंज होता है, तो उसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना दिया गया। हाई कोर्ट को जुडिक्शन है हाई कोर्ट, और उसके लिए रूल्स भी बना हुआ उसी एक्ट के तहत। तो ये तो बाद का इनेक्टमेंट है, वो 1951 से चला आ रहा है इलेक्शन प्रोसेस, और उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, उसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट ने समय समय पर बहुत सा निर्णय दिया है जो कि आज तक फॉलो हो रहा है। वो सब सेटल्ड लॉ कहा जाता है बाय जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो उसका जो बहुत सारा प्रावधान है उसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भी अपनाने की बात कही गई है, इसलिए कि जो प्रावधान बहुत डिटेल में इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो कंस्टिट्यूट हुआ, मुंसिफ को इलेक्शन ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट किया गया ग्राम पंचायत राज एक्ट के तहत, और रूल्स जो उसके तहत बनाया गया, उसमें बहुत सा चीज डिटेल में नहीं है जो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट और रूल्स में है। इसलिए ये मैटर एक बार डिसाइड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये प्रावधान जो है, कुछ प्रावधान इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो फंक्शनिंग का है और जो ट्राइब्यूनल पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में होता है उसका फंक्शनिंग का है, और जो पावर है वो पारी मैटेरिया है, मीन्स बराबर है, एक तरह का है। उस पर एक जजमेंट है, आप जानकारी के लिए आप लोग नोट कर लीजिए, बता देते हैं।
Is there a problem in the session? नहीं नहीं कोई नहीं, Is there a problem? नहीं कोई प्रॉब्लम, एक डिसीजन है वही इन लोग को दे रहे हैं। अब अच्छा जी जी हाँ, सर, जी सर, मुझे सर की आवाज आनी बंद हो गई तो नहीं। मेरा कोई दिक्कत हो। नहीं नहीं डिसीजन दे रहे हैं। ठीक है, आप रिसेस के बाद दे देंगे, अभी हमारे नोट में वो नहीं मिल रहा है, वो है, लेकिन ये जान लीजिए, नोट कर लिए, हम डिसीजन भी दे देंगे। ये कि पारी मटेरिया है कुछ प्रावधान इसका। तो 138 सेक्शन पर अब आइए। 138 क्या कहता है? सेक्शन 138, बार टू इन्फ्लुएंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seat to such constituency made or purporting to be made under Article 243K of the Constitution of India shall not be called in question in any court. ये बार कर दिया गया है, notwithstanding anything under। अब कौन का सा मैटर्स में बार्ड है? relating to delimitation of constituency or the allotment of seats to such constituency, इसके बारे में जुडिक्शन बार कर दिया है। अब बी कहता है, नो इलेक्शन टू एनी पंचायत शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन प्रेजेंटेड टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, जो कि हम शुरू में आपको बताए कि सिवा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के और किसी को भी कोई जुडिक्शन नहीं इस मैटर में। इसलिए जो लोग स्टेट में चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में और वहाँ पिटीशन दे देते हैं, कुछ लोग रिटर्निंग ऑफिसर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पिटीशन देते हैं और वहाँ भी जाने अनजाने में आदेश हो जाता है। फिर अंत में मैटर आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में आने के बाद यहाँ पर आकर के वो सब ऑर्डर सेटिस्फाइड होता है, और तब तक क्या होता है, लिमिटेशन भी लग जाता है इलेक्शन पिटीशन में। तो जानकारी के तो ऐसा अगर है सिचुएशन, तो ये कोर्ट से आप लोग के कंसर्निंग नहीं है, इट इज फॉर द कंसर्न ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू चैलेंज द इलेक्शन, चाहे तो वो एक ऑर्डिनरी वोटर हो या वो कोई ऑफिस बियरर कैंडिडेट हो जिसका इलेक्शन चैलेंज हुआ हो, उसको जानकारी होना चाहिए। आपको सिर्फ एज ए कोर्ट और एज ए ट्रिब्यूनल ये जानना चाहिए कि यही एकमात्र फोरम है। अगर अदर फोरम में जाता है और उससे कोई ऑर्डर होके आता है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई अदरवाइज ऑर्डर कर दिया, सपोज कर लीजिए कि एक इलेक्शन एक किसी को चैलेंज करना था, वो डायरेक्ट आपके यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं आकर के वो कैंडिडेट जो है चला गया रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ, या चला गया इलेक्शन कमीशन में चला गया और कोई ऑर्डर वो अपने पक्ष में ले आया और उसके आधार पर फिर इलेक्शन पिटीशन आपके यहाँ फाइल कर दिया, या वो गया वो अनसक्सेसफुल रहा, उसके अगेंस्ट में ऑर्डर हो गया और बाद में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दिया, तो दोनों स्थिति में एनी ऑर्डर पास्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर और बाय द इलेक्शन कमीशन concerning the result of the returned candidate, either this way or that way, shall not be relevant or binding upon the election tribunal, because all those orders are without jurisdiction. They have no jurisdiction to entertain such petition. But even then, due to lack of knowledge or experience or proper legal assistance, sometimes these mistakes have been committed by the concerned authority, or due to certain oblique motives, sometimes it is detected. अगर कोई कॉम्प्रोमाइज आएगा ना हमारे कोर्ट का, वो प्रमोद जी से दिखा दे, प्रमोद जी ओके करेंगे, वो नोट आप बात कर रहे हैं, अपना ऑडियो बंद करके बात कीजिए, डिस्टर्बेंस होगा। सुनिए ध्यान से, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप तुरंत बात कर रहे हैं, किसी से जरूरी बात करना है, तो ऑडियो बंद करके बात कीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट कर लीजिए और तब बात कीजिए। तो ये समझ गए कि कितना इम्पोर्टेंट जुडिक्शन है ट्रिब्यूनल का, कि कोई दूसरा फोरम नहीं है। कॉम्प्रोमाइज आएगा तो प्रमोद जी से दिखा देना। अरे कॉम्प्रोमाइज वाले सर म्यूट कर लीजिए अपना। ये
exclusive jurisdiction. Participants, I request you again to please mute your microphone. Participants, Exclusive. please mute your microphones. I request you. हाँ जैसे करो। बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं सुन रहे हैं। सर इनको मैं रिमूव भी कर देती हूँ, ये रहेंगे नहीं तो ये बस ये बिल्कुल कीजिए। वो क्या I'm requesting again and again to mute your microphones and you're not listening. Please. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 138, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को जानना जरूरी है कि हो सकता है ऐसा सिचुएशन आए। नोबडी कैन एंटिसिपेट कि कोर्ट में क्या मैटर आएगा। आप देखते होंगे इतने दिन के अनुभव में भी आपके पास बहुत तरह का बोगस केस, फॉल्स डॉक्यूमेंट, बहुत तरह का आते रहता है। तो अगर उसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो प्रॉपरली हम उसमें आदेश नहीं कर सकते हैं, हम जस्टिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पर जानना जरूरी है कि बहुत से लोग उस फोरम में चले जाते हैं अदर देन इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वहाँ से कुछ ऑर्डर लाते हैं दिस वे और दैट वे, उससे आइदर पिटिशनर और अपोजिट पार्टी उसका फायदा उठाना चाहता है। तो ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स और ऑर्डर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दोज ऑथोरिटीज वुड बी इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए कंपैक्ट प्रोविजंस जो बनाया है उसके आधार पर ही उसका सूट का पिटिशन का डिसीजन हो सकता है। तो 138 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस जंक्चर पर आप बताएं। अब ग्राउंड क्या है किसी भी इलेक्शन को सेटिसाइड करने के लिए या वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, ग्राउंड क्या है और कहाँ है? तो वो ग्राउंड डिटेल में 139 में दिया हुआ है, और जो ग्राउंड 139 में दिया हुआ वो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी दिया हुआ है। तो इसीलिए उसी कंटेक्स्ट में कहा गया है, बल्कि उसमें और कुछ ज्यादा भी दिया गया है कि वो दोनों पारी मैटेरिया है, एक ही तरह का जुडिक्शन है, एक ही तरह का मैटर है दोनों। तो 139 को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा जब भी इलेक्शन पिटीशन आप डिसाइड करेंगे, हियरिंग के टाइम में या जजमेंट लिखने के टाइम में उसको माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, और उसको पहले समझ करके तब जो फैक्ट्स आपके पास आया है प्लीडिंग में और उसके सपोर्ट में जो एविडेंस आया है उसको आप एग्जामिन करेंगे, तभी प्रॉपर वैलिड और लीगल ऑर्डर आप पास कर सकते हैं। तो पहला क्या है ग्राउंड, कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट हुआ रिटर्न कैंडिडेट जो था वो क्वालिफाइड नहीं था। क्वालिफाइड नहीं था का मतलब क्या हुआ कि जो क्राइटेरिया चाहिए फॉर बीइंग ए कैंडिडेट, जो पंचायत राज एक्ट और रूल्स बताता है, वो उसके पास था कि नहीं, या जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है वो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया उस पर लागू होता है कि नहीं। अगर एक भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया लागू हो रहा है उसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। तो दिस इज द सोल ग्राउंड फॉर सेटिस्फाइड इलेक्शन। अगर मान लिया कोई कैंडिडेट है जो क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है और इलेक्शन लड़ के जीत गया, तो इसी ग्राउंड पर उसका इलेक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसके लिए 3 सेक्शन आप नोट कीजिए, सेक्शन 134, सेक्शन 135 एंड सेक्शन 136। ये तीनों सेक्शन अगर आप पढ़िएगा तो उसमें क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, वो सब आपको जानकारी उससे मिल जाएगी। बहुत डिटेल में है, उतना डिटेल पढ़ेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, आप लोग खुद पढ़ कर सकते हैं। हम पॉइंट आउट कर दिए हैं, सेक्शन नोट करते जाएगा। हेड नोट सिर्फ पढ़ देते हैं। सेक्शन 134 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन फेल्यूर टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। दूसरा कहता है 134 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। Every person whose name is in this list of voters of any panchayat constituency shall, unless disqualified under this act or under any other law for the time being in force, be qualified to be elected as a member or office bearer of the panchayat। इसलिए हम शुरू में ही बताए थे कि दूसरे पंचायत का व्यक्ति वहाँ का वोटर नहीं है और वहाँ आकर के कैंडिडेट बन जाता है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन में इसी ग्राउंड पर उसका सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो उसी तरह से 136 में है, पूरा डिटेल दिया हो डिस्क्वालिफिकेशन, ABCDEFGH। ये
एक भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर है किसी भी इलेक्शन पिटीशन में, चैलेंज जो हुआ, एक भी 136 के अंतर्गत जितना भी लिखा हुआ एक भी ग्राउंड है जिससे कि वो डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट माना जाएगा, तो उसका इलेक्शन सेटिसाइड हो जाएगा या वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसलिए 139 जो है इसी बात के लिए, इस 134, 135 और 136 के सभी प्रावधानों को कंसीडर करते हुए 139 में उसका रिजल्टेंट प्रोविजन बना दिया गया है, ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन टू बी वॉइड। इसलिए ये 4 सेक्शन बहुत जरूरी है ध्यान से पढ़ना और उसको समझना। अब वॉइड डिक्लेयर करने के लिए जो ग्राउंड्स है, तो एक तो पहला हो गया कि वो क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है या डिस्क्वालिफाइड है, जो 3 सेक्शन आप बताए उसके हिसाब से पता चलता है। दूसरा हो गया कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस है, करप्ट प्रैक्टिस थोड़ा वाइडर टर्म है और इलेक्शन के संदर्भ में करप्ट प्रैक्टिस को समझने के लिए कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता है। इसीलिए करप्ट प्रैक्टिस को भी लेजिस्लेचर ने सेक्शन 141 में इंक्लूड कर दिया, लेकिन वो करप्ट प्रैक्टिस उतना ही तक कन्फाइंड रहेगा ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी करप्ट प्रैक्टिस का इंसिडेंस हो सकता है और जो नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर 141 में आप देखिएगा लिखा हुआ है सब क्लॉज 1 में, द फॉलोइंग शैल बी डीम्ड टू बी करप्ट प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। फर्स्ट में दिया हुआ है ब्राइबरी एज डिफाइंड इन क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब उसके अलावा और सारा सब क्राइटेरिया है, फिर एक्सप्लेनेशन वगैरह सब दिया हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार देखने की आवश्यकता है, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये देखने की आवश्यकता है। और कब आप देखेंगे? जब आप इलेक्शन पिटीशन को सुनेंगे, हियरिंग में आप एग्जामिन करेंगे कि करप्ट प्रैक्टिस के बारे में क्या प्लीडिंग है, और जो प्लीडिंग है वो करप्ट प्रैक्टिस के डिफिनेशन में 141 के तहत आता है कि नहीं। अगर उसके तहत नहीं आता है, करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो उसका कोई ग्राउंड नहीं है, तो इलेक्शन पिटीशन डिसमिस हो जाएगा। दूसरा, अगर करप्ट प्रैक्टिस के डिफिनेशन में आता है और वो फैक्ट पिटीशन में एलेज किया हुआ है, लेकिन सपोर्टिंग एविडेंस उसमें नहीं है, सपोर्टिंग एविडेंस नहीं रहने के कारण वो फिर एडमिसिबल नहीं है। तो सपोर्टिंग एविडेंस जिसको नहीं कहता है, उसको लैटिन में बोला जाता है फैक्टा प्रोबेंसिया। फैक्टा, FACTA, फैक्टा, PROBANTIA, परबेंसिया, मतलब फैक्ट है लेकिन एविडेंस में ऑफर नहीं हुआ। और पहले जो बताए थे वो था फैक्टा प्रोबेंडा। फैक्टा प्रोबेंडा मतलब फैक्ट विच रिक्वायर्स टू बी प्लीडेड। तो ये जनरल सिविल ट्रायल में जो है फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोबेंसिया, ये दोनों इलेक्शन पिटीशन के लिए भी उतना ही लागू होता है, जो हम सिंपल टर्म में आपको बता चुके कि वेरिएंस बिटवीन प्लीडिंग एंड प्रूफ। अब करप्ट प्रैक्टिस के अलावा कौन सा ग्राउंड होता है? अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने इम्प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट कर दिया, अब रिजेक्ट हो गया नॉमिनेशन पेपर, तो इट मे बी ए ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड द इलेक्शन। ये भी हो सकता है। दूसरा क्या ग्राउंड है कि अगर रिटर्निंग, ऐसा बहुत सा एलिगेशन आया है, बहुत बार देखा गया है कि
रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी एलिगेशन लगा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर भी इलेक्शन लगा है, काउंटिंग ऑफिसर के भी, हर स्टेज में एलिगेशन लगता है। पॉलिटिकल पार्टी, ऑलमोस्ट तो पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट पंचायत में हो गया। जो प्योर एंड सिंपल विलेज पंचायत की कल्पना थी, राम राज और ग्राम सभा, वो आज के तारीख में आदमी थोड़ा एजुकेटेड भी हो गया और राजनीतिक चेतना भी बढ़ी है और हर पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस भी हो गया ग्रास रूट तक। तो राजनीति से प्रभावित एक साधारण सीधा साधा ग्रामीण भी है, तो बहुत तरह का एलिगेशन लोग लगाते हैं और करप्ट प्रैक्टिस इनिशियल स्टेज से ही अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि अगर 4 कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट बहुत ही तेज तरार है या किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया रिटर्निंग अफसर को, तो अपना अपोनेंट कैंडिडेट जो देखता है कि ये जीत सकता है, उसका नॉमिनेशन किसी न किसी बहाने से रॉन्गली या राइटली रिजेक्ट करवा देता है। तो रिजेक्ट करवा दिया तो वही खत्म हो गया इनिशियल स्टेज में। या अगर उसका कोई डिफेक्ट है और उसको कोई चैलेंज किया है, नॉमिनेशन में ही चैलेंज हो गया है और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ऐसा हुआ है, तो वो कैंडिडेट किसी तरह से मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में आदेश ले लेता है। तो 2 सिद्धांत इससे उभरता है, या तो इम्प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन और इम्प्रॉपरली एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन। दोनों कारण होता है इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर करने का या सेटिसाइड करने का। दूसरा, करप्ट प्रैक्टिस के बारे में कहा गया है कि कैंडिडेट का करना, तो बहुत सा तेज कैंडिडेट होता है तो अपने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं करता है और हर कैंडिडेट को एक इलेक्शन एजेंट बहाल करने का अधिकार होता है और वो पूरा इलेक्शन को, जैसे कोई पावर टॉर्नी किसी को देता है अपने बिहार में, तो जितना पावर देगा सारा पावर उसको चला जाता है, वो सारा काम करता है। वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है टू रिप्रेजेंट हिज कॉज। जैसे अगर कोई क्लाइंट वकील को वकालतनामा देता है तो वकील को पूरा अधिकार है उसके पूरे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का, जिस केस में देता है उस केस में और जिस कोर्ट के लिए देता है। तो उसी तरह से सिंस द वेरी इंसेप्शन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस टिल द रिजल्ट, इवन फाइलिंग ऑफ पिटीशन के लिए सारा अधिकार इलेक्शन का जो एजेंट होता है किसी एक कैंडिडेट का, उसको रहता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है करप्ट प्रैक्टिस का कैंडिडेट के खिलाफ, लेकिन उसके एजेंट के खिलाफ आ जाता है, एविडेंस मिलता है या एलिगेशन है, तो वो भी एक ग्राउंड है। एजेंट भी अगर करता है, चूंकि ये लॉ है, लॉ ऑफ एजेंसी जो है, लॉ ऑफ एजेंसी कहता है कि एनी एक्ट डन बाय एजेंट शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल उसका कौन हुआ? जो कैंडिडेट हुआ वो प्रिंसिपल हुआ और जो इलेक्शन एजेंट है उसके बिहाफ में काम कर रहा है। तो अगर वो कोई रॉन्ग करप्ट प्रैक्टिस एडॉप्ट किया है तो उस प्रैक्टिस को के लिए वो एजेंट पर्सनली अगर कुछ ऑफेंस बनता है तो पर्सनल लायबल होगा इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, वो इलेक्शन के रिजल्ट को हैम्पर कर सकता है, तो ऐसे स्थिति में वो एजेंट का करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा कि वो कैंडिडेट का करप्ट प्रैक्टिस है और उसका इलेक्शन सेटिसाइड हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में उसका जो है पार्टी बनाना भी एजेंट का जरूरी है, क्योंकि उस पर इलेक्शन होगा। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसा कि ज्यादातर केस इसी एरिया का आपके यहाँ आता है, वो है वोट के संबंधित। उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लगता है कि कोई वोट जो लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया एज ए वैलिड वोट, वो वैलिड नहीं था, इम्प्रॉपर था, या किसी कैंडिडेट का वैलिड वोट था, वो वैलिड वोटर था और उसका वोट भी वैलिड था, उसको लेने से किसी कारण से मना कर दिया। तो या तो इम्प्रॉपर रिसेप्शन कर लिया, या इम्प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया, या रिफ्यूज कर दिया टू इंटरटेन, या तो रिजेक्ट कर दिया किसी का वोट, या कोई ऐसा वोट है जो वॉइड है कानून के अंतर्गत, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया,
तो ये सब मिला करके हुआ इम्प्रॉपर और इलीगल रिजेक्शन ऑफ वोट और एक्सेप्टेंस ऑफ वाइड वोट और रॉन्ग वोट। ये भी एक कारण होता है इलेक्शन को सेट असाइड कराने का। I think main part we have covered, and now there will be a break of half an hour as per the routine. आपका लंच ब्रेक है ना, अभी टी ब्रेक है रूटीन में। अभी 11 बजे टी ब्रेक है आपका। हाँ, तो आप लोग चाय पीने के आदी हैं तो टी ब्रेक कीजिएगा। नहीं किए तो वाह, इतना लेट से क्यों नाश्ता करते हैं? स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। ऑल ऑफ यू आर वेरी यंग पीपुल। आप नाश्ता करने का टाइम जो है वो 8 बजे है, राइट टाइम। 7 से 8 के बीच में नाश्ता करना चाहिए, और 11 बजे तक नाश्ता कीजिएगा तो 4 बजे खाइएगा। देखिए आप लोग अंग्रेजी पढ़ने में सब चीज भूल गए। ये खाने पीने का संबंध सूर्य से बहुत जबरदस्त है, इसलिए रूटीन एकदम पक्का रखिए। ठीक है, हम लोग आधा घंटा के बाद मिलेंगे। आप लोग जो नाश्ता नहीं किए नाश्ता कीजिए, जो चाय नहीं पिए चाय पी लें। वी शैल मीट हाफ एन आवर। आधा घंटा के बाद नेट बंद कर।